Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, as you know, we have already discussed about first law of motion, inertia and mass. Students, now in this video lecture, we will discuss about second law of motion. Before discussing second law of motion, first of all, we will discuss about momentum of an object. Students, according to first law of motion, we already know when we apply an unbalanced external force on an object, its velocity changes. It means that object accelerates. Students, we would now like to study how acceleration of an object depends on force applied to it and how we measure force. Let us recount some examples from our everyday life. Students, during game of table tennis, if the ball hits the player, it does not hurt him. On the other hand, if a fast moving cricket ball hits a player, it may hurt him. Students, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लो स्पीड के साथ मूव करता है तो वो किसी इंसान को, किसी प्लेयर को यदि हिट करता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम होगा, उसको बहुत ही कम चोट लगेगा। लेकिन वही अगर कोई फास्ट मूविंग बॉल है, अगर बॉल जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो किसी को हिट करता है तो उसे अधिक चोट लग सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी एंड मास। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी एंड मास। किसी फोर्स का इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक ट्रक रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है तो ये किसी को हर्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर ट्रक स्लो स्पीड के साथ भी मूव कर रहा है तो वो किसी पर्सन को किल कर सकता है। Why? Because truck has large mass. क्योंकि ट्रक का मास बहुत अधिक होता है, स्पीड कम भी रहेगा तो वो मास और उसके स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर स्पीड ज़्यादा रहेगा तो भी उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, किसी को ज़्यादा हर्ट कर सकता है। अगर मास भी अधिक रहे, स्पीड कम रहे तो भी वो किसी को अधिक हर्ट कर सकता है। यानी मास और वेलोसिटी में कोई एक अधिक रहेगा तो वो किसी को क्या कर सकता है, हर्ट कर सकता है। और मास भी अधिक रहे और वेलोसिटी भी अधिक रहे तो ये और अधिक हर्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को। यानी उसका उस पर जो फोर्स होगा, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स का इम्पैक्ट बहुत अधिक होगा। सो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, उसे हम डिस्कस करते हैं और वो है मोमेंटम। The product of mass m and velocity v of an object is called its momentum. किसी ऑब्जेक्ट का मास m और उसका वेलोसिटी v का प्रोडक्ट उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कहलाता है। किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p और मोमेंटम को हम स्मॉल लेटर p से डिनोट करते हैं। मोमेंटम p इक्वल्स टू m into v, where m is mass of the object and small v is the velocity of the object. It means that momentum equals to mass into velocity. Momentum equals to momentum of an object equals to product of its mass and velocity.
Momentum has both direction and magnitude. Students, as we know, velocity has direction. So, momentum has both direction and magnitude because here mass and mass has magnitude. So, momentum has both direction and magnitude. So, we can say momentum is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Now, its direction is the same as that of velocity of v. Means direction of momentum of an object is same as that of the direction of the velocity of object. Means ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा. द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. स्टूडेंट्स, SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. We can write kilogram meter per second as kgm per second. मोमेंटम का जो यूनिट होता है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो पूरे होल वर्ल्ड के द्वारा फॉलो किया जाता है, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. नाउ वी विल डिस्कस व्हाई द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. It's very easy, students, since we know unit of mass is kilogram and unit of velocity is meter per second. Unit of velocity is meter per second. So, unit of momentum is kilogram meter per second. Unit of mass is kilogram and unit of velocity is meter per second. So, unit of momentum is kilogram meter per second. Students, as we know, when we apply an unbalanced external force on an object, its velocity changes. So it is clear that application of force can change momentum of an object. Students, एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज कर देता है और मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है. तो अगर हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को भी चेंज कर सकते हैं. फोर्स कैन चेंज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. लेट अस सी एन एग्जांपल. स्टूडेंट्स, जैसे कि एक कार जिसका बैटरी डेड हो गया हो और उसे हम धक्के लगाकर पुश करके उसकी स्पीड को चेंज करने की कोशिश करते हैं. कार रेस्ट पोजीशन में है और हम दो चार लोग मिलकर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. तो अचानक हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो कार है मूव नहीं करेगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा. लेकिन वही कुछ समय तक कंटिन्यूअस फोर्स लगाते रहने पे कुछ समय के बाद कार क्या होता है, मूव करने लगता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि only magnitude of force cannot change the momentum of an object. It means that the change of momentum of an object is not only dependent on the magnitude of the force, but it also depends on the time during which force is applied on an object. Students, केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड से ही
हमारा मोमेंटम चेंज नहीं होता है, बल्कि लगाए गए फोर्स के टाइम पे भी ये डिपेंड करता है। यानी जितने समय तक जिस रेट से हम फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, उसके कारण किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। यानी चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड टाइम of the force during which it is applied on an object. Students, momentum of an object is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. Students, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम केवल उसके द्वारा लगाए गए फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उस टाइम पे भी डिपेंड करता है जिस टाइम तक हमने फोर्स को अप्लाई किया है। जिस टाइम तक किसी ऑब्जेक्ट द्वारा फोर्स अप्लाई किया गया है उस टाइम पे भी डिपेंड करता है। द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड। इस तरह से जो फोर्स किसी मोमेंटम को चेंज करने के लिए नेसेसरी होता है वो डिपेंड करता है टाइम पे। स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मींस फोर्स के डायरेक्शन में जो हम अनबैलेंस्ड फोर्स को लगाते हैं उसका प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Force F is proportional to rate of change of momentum. Suppose P1 is first momentum and P2 is second momentum of an object and time is t. So P2 minus P1 by t, it is the rate of change of momentum and it is proportional to applied force in the direction of force. F is proportional to P2 minus P1 by t, where P1 is initial momentum and P2 is final momentum of an object. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।